हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्तिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरी ईवीएस के क्लास 5th के नोट्स हैं जो कि केवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखिए क्लास 5th से ही सबसे ज़्यादा आता है, सबसे कम क्लास 3rd से आता है, लेकिन क्लास 3rd भी आप छोड़ नहीं सकते ना, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो सभी है। तो क्लास 5th को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। और उससे पहले अगर आपने 3rd और 4th की एनसीईआरटी ईवीएस के नोट्स आपने नहीं देखे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और उसको सुनिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा कि चींटी अपने पीछे गंध छोड़ती है जिससे उसके पीछे वाली चींटी को रास्ता मिल जाता है। यानी कि चींटियाँ जब लाइन से चलती हैं ना, तो एक आगे वाली चींटी पीछे वाले के लिए एक रास्ता देती है और एक स्मेल छोड़ती है जिससे पीछे वाले को पता चल जाता है। अगला है पॉइंट, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान जाता है कि इसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ है। मतलब उनका जो इलाका होता है उनके मलमूत्र से डिसाइड होता है, कुत्ते का भी और जो बाघ होता है उसका भी। अभी देखेंगे हम उसका टॉपिक। फिर अगला टॉपिक है रेशम का कीड़ा। अब रेशम का कीड़ा क्या करता है, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही जान जाता है। अब आपको लगेगा ये सब तो बहुत यूजुअल चीज़ें हैं, कैसे पूछेगा, लेकिन अगर आपने सीटेट तो दिया ही होगा ऑब्वियसली, तो सीटेट में भी देखिए ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऐसा कीड़ा है जो ऐसे ढूंढ लेता है अपनी मादा को गंध से, तो वो रेशम का कीड़ा हो गया। अब यहाँ से पक्षियों की आंखों से क्वेश्चन है कि पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती है। मतलब इसे मान लीजिए सिर है तो एक इधर की होगी एक इधर की होगी, तो इधर वाली जो आंख होगी तो इससे इधर वाला पूरा सेक्शन देख सकता है और इधर वाली आंख से इधर वाला पूरा सेक्शन देख सकता है। तो इनका वाइडर व्यू हो जाता है देखने का, कि एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र लगा सकते हैं। पक्षी की जो गर्दन होती है वो बहुत घुमाते हैं। गर्दन घुमाने का भी रीज़न है क्योंकि इनकी पुतली नहीं घूमती। जैसे हम लोगों की क्या होती है, हम लोगों की जो आँख के अंदर पुतली होती है वो प्रॉपर घूम जाती है, तो हम लोग को गर्दन हिलाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी पुतली नहीं घूमती, इसी वजह से ये गर्दन बहुत घुमाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ मैं कह देती हूँ कि चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना दूर देख सकते हैं, ठीक है। ये 4 जो लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्ट वाला क्वेश्चन में मान लीजिए वहाँ 6 दे दिया तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना दूर देख सकते हैं। रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं उनको हर चीज़ सफ़ेद और काली दिखाई पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सफ़ेद और काली दिखाई पड़ती है रात में जो जानवर जागते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, तो ज़मीन में हुई कंपन से वह सुन सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में कि जब वो बीन बजाते हैं तो सांप कैसे मतलब उनके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो सांप क्या करता है, जो ज़मीन में कंपन होती है, वाइब्रेशन जो होती है उस बीन की, उसके द्वारा वो उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है। अब अगला है लंगूर व पक्षी के बारे में बताया गया है कि अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिग्नल्स कैसे ये लोग देते हैं। तो जो लंगूर और पक्षी होता है वो आवाज़ निकालकर साथियों को दुश्मन की जानकारी देते हैं। मतलब अगर कोई दूर से शेर वगैरह दिख रहा है तो ये लोग एक डिफरेंट टाइप की आवाज़ निकालते हैं जिससे अपने साथियों को ये सहायता करते हैं। और मछली क्या करती है, मछली बिजली तरंगे निकालती है। अगर इसको कुछ ऐसा आभास होता है दुश्मन का तो ये बिजली तरंगे निकालने लगती है। और ऐसा ही हुआ भी था एक्चुअली 2004 में दिसंबर में अंडमान में स्पेशली सुनामी आई थी। और सुनामी आने से पहले ही वहाँ के जानवरों ने एक जाति, जिसे वहाँ पे जो जनजाति रहती थी, ट्राइब रहती थी, उनको जानवरों ने आभास करा दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने पहले वो जगह छोड़ दी थी और वो बच गए थे। तो ये 2004 में अंडमान निकोबार में सुनामी आई थी। स्लॉथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लॉथ से तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कंफर्म ही पूछता है। सीबीएसई देखिए, सीबीएसई पेपर बनाएगा तो सीटेट के बेस पे ही रहता है, बस थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा, इसीलिए आपको बहुत रिवाइज करना पड़ेगा। तो जो स्लॉथ होता है, स्लॉथ का पहला स्टेटमेंट आता है कि भालू जैसा दिखता है। पहला स्टेटमेंट 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक के सोता है। मतलब पेड़ से उल्टा लटक के कितना, ये 17 इंपॉर्टेंट है। जिस पेड़ पर रहता है उसके पत्ते खा जाता है और फिर जैसे पत्ते मान लीजिए खत्म हो गए उस पेड़ के तो पास वाले पेड़ पर चले जाता है। 40 वर्ष का ये इसका जो लाइफ साइकिल होती है वो 40 वर्ष की होती है लगभग। और 40 वर्ष में इतना ये आलसी होता है कि ये अपने जीवन में 8 पेड़ पर ही जाते हैं। मतलब 7 से 8 भी सीबीएसई ने जो सीटेट में पूछा गया था उसमें एक बार ये भी था 7 to 8, तो वो भी सही माना जाएगा कि 7 से 8 पेड़ ही अपने जीवन में बदलते हैं, इतने आलसी होते हैं। और एक सप्ताह में केवल एक ही बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।
तो अगला है सोने का, कि कैसे ये लोग कितने घंटे सोते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो स्लॉथ था बहुत 17 घंटे सोता है, लेकिन हाथी हाथी का देखिए थर्ड या फोर्थ वाले एनसीईआरटी में दे रखा है कि 2 से 4 ही घंटे वो सोते हैं। गाय जो होती है वो भी 4 घंटे सोती है। अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन अगर आ जाएंगे, इसीलिए मैंने सब कुछ डाल दिया है। अब बाघ जो मैं बता रही थी कि बाघ की भी विशेषता पूछी जाती है, जैसे स्लॉथ की पूछी जाती है, तो बाघ की ये होती है कि अंधेरे में हमसे ये 6 गुना, अब देखिए यहाँ 6 गुना है, और जो बाज, चील, गिद्ध जो थे वो हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते थे ना, बाघ हमसे 6 गुना बेहतर ज़्यादा देख सकता है। तो एक तो स्टेटमेंट ये हो गया। अब बाघ की जो मूछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। जैसे हवा में अगर कोई वाइब्रेशन हो रही है, कि अगर हवा में वाइब्रेशन का मतलब है कि शिकार है, तभी तो वो थोड़ा सा कंपन वगैरह होगा, तो शिकार की सही स्थिति पता लगा लेती है और रास्ता ढूंढने में हेल्प करती है। मूत्र से इसका भी इलाका डिसाइड होता है, जैसे कुत्तों का होता है। मौके के अनुसार आवाज़ बदलता है, यानी कि ये भी इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि अपनी आवाज़ बदलते हैं। बाघ का जो गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। मतलब अगर 3 किलोमीटर दूर भी हैं आप, तो उसका गुर्राना आप सुन सकते हैं। ये 3 किलोमीटर फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा से पत्ते हिलने और शिकार के होने वाले पत्ते हिलने के बीच में अंतर को ये जानता है। मतलब अगर सोच लीजिए कहीं झाड़ियों में पत्ते हिल रहे थे, तो वो ये जान जाता है कि वहाँ शिकारी है, उसकी वजह से पत्ते हिल रहे हैं या हवा से पत्ते हिल रहे हैं। तो ये बाघ के सारे पॉइंट क्लियर हुए। अब है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और इससे पहले मैंने बताया था फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है, फ्लावर वैली, तो वो आपका वहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में वो भी है। राजस्थान में भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको घना राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अब घना और दोनों आप याद कर सकते हो, लेकिन इसको एक चीज़ याद रखिएगा कि राजस्थान में भरतपुर एक ज़िला है, वहाँ पे ये है, इसी वजह से इसका नाम भरतपुर पड़ा। अब है कालबेलिया डांस। कालबेलिया डांस कहाँ होता है, तो कालबेलिया डांस राजस्थान में होता है। ये बीन बजाने वालों का डांस होता है। और नाग गुम्फन रंगोली है। नाग गुम्फन एक टाइप की रंगोली होती है। और डिज़ाइन, ये सारी डिज़ाइन कहाँ पे फेमस है, तो ये है सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में ये फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट है बीन तुम्बा खंजरी। अब आता है बीन तुम्बा खंजरी क्या है, तो ये आपके बाजे होते हैं, यानी कि ये वाद्य यंत्र होते हैं जिनसे आवाज़ निकलती है। ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ढोल को छोड़ करके ये जो तीनों हैं, बीन, तुम्बा और खंजरी, ये सूखी लौकी से ही बनाए जाते हैं। हमारे देश में, अब यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है कि हमारे देश में कितने तरीके के सांप पाए जाते हैं, जहरीले। तो 7 जो सांप हैं वो 4 तरीके के जहरीले पाए जाते हैं। केवल 4 ही तरह के सांप हैं जहरीले हमारे यहाँ। उनके नाम हैं नाग, करेत, डुबोया, अफई। नाग, करेत, डुबोया, अफई। ठीक है। अब यहाँ पे सांप काटने पर तुरंत जहर मारने की जो दवा होती है वो खुद सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये सरकारी केंद्रों पर जो CHC होती है वहाँ पे अवेलेबल होता है। अब होता कैसे है कि सांप के दांत 2 होते हैं सिर्फ, यहाँ देखिए एक्स्ट्रा में मैंने डाला हुआ है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, तो इनके पीछे एक बैग लगा होता है, मतलब मुंह के ऊपर तालू टाइप जगह पे, जहाँ पे जहर होता है। तो जब ये किसी को दांत ऐसे गड़ोते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस जहर से जो रस होता है उस खोखले दांतों से होकर बॉडी में जाता है। ठीक है। इस तरीके से वो जहर बॉडी तक पहुंचता है। अब आगे है कि पेट के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री होता है। अब ये मैंने यहाँ क्यों बताया, क्योंकि आगे आप देखेंगे मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, एकदम बारीक से बारीक पॉइंट मैंने ऐड किया है एनसीईआरटी बुक रीड करके, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। पेट के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री होता है, इसी वजह से खाना जल्दी पच जाता है। पेट के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इसका मैं आपको बता देती हूँ, इसका pH वैल्यू होता है 1.2। जो हमारे पेट में एसिड होता है उसका pH वैल्यू, एक्चुअली pH वैल्यू से डिसाइड होता है कि वो कितना खतरनाक होता है। लेकिन हमारा पेट फिर भी बचा रहता है कि हमारे पेट में चारों ओर एक श्लेष्मा नाम की परत होती है, यानी कि म्यूकस होता है, जो कि HCl से इसको बचाता है। मैं सोच रही थी मैं ऐसे बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन क्योंकि अभी फूड वाला जो थीम पढ़ेंगे उसमें है ही है, तो मैं एक्स्ट्रा
10 तक का डालूंगी तब उसमें क्लियर हो जाएगा, अभी आप इतना जान लीजिए। तो वेलक्रो की खोज किसने की थी? अब आता है वेलक्रो। तो देखा होगा जो सैंडल नहीं होती, सैंडल में चिपकाने वाला होता है, या फिर बैग में जो चिपकाने वाला जो चिपकाने वाला ऐसे थोड़ा सा होता है, तो उसी को वेलक्रो बोलते हैं। तो वेलक्रो की खोज जॉर्ज मेस्टल ने की थी। कब की थी? 1948 में। कहाँ की थी? स्विट्जरलैंड में की थी। बस इतना याद रखना है। यहाँ से स्टेटमेंट वाला आता है, वेलक्रो की खोज किसने की थी? जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में। और कहाँ की थी? स्विट्जरलैंड में की थी। अब यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाया था कि ये टंग है, टंग में सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है वो मीठा होता है, सबसे पीछे कड़वा होता है। इधर खट्टा होता है, मतलब ये जो ग्रंथियाँ होती हैं वो इधर पाई जाती हैं जिनसे खट्टे का एहसास होता है, और नमकीन वाली इधर होती हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अब जो हमारे सब्जियां हैं वो कहाँ से आई हैं? सारी यहाँ पे डेवलप नहीं हुई थी, यहाँ पे ही नहीं पैदा हुई हैं, बाहर से आई हैं। कुछ मिर्चा हैं जैसे, तो मिर्च जो है वो पुर्तगाली लेकर के ज़रूर आए हैं, लेकिन पुर्तगाल से नहीं लाए हैं, साउथ अमेरिका से लाए हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मिर्च यहाँ पे कैसे आई है? इंडिया में साउथ अमेरिका से आई है। कौन लेके आए? पुर्तगाली लेकर के आए। और साउथ अमेरिका से क्या आया है? टमाटर और आलू भी साउथ अमेरिका से ही आया है। अफ्रीका से क्या आया है? भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आई है। सोयाबीन चाइना से आई है, तो सोयाबीन चाइना से है। और गोभी मटर यूरोप से है। ठीक, तो इतना याद रखिएगा, गोभी मटर यूरोप से, मिर्च साउथ अमेरिका से, चाइना से सोयाबीन। अब निपेंथिस क्या होता है? यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जहाँ से स्टेटमेंट वाला आता है वहाँ मैं बता दे रही हूँ। निपेंथिस जो है इसको पिचर प्लांट भी कहते हैं, शिकारी पौधा भी कहते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये तो दोनों देश हैं अलग अलग, लेकिन भारत में कहाँ पाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट है, भारत में मेघालय जो राज्य है वहाँ पाया जाता है। ठीक, अब जो चूहे हैं ये करता कैसे? देखिए इसका ऐसा शेप होता है, घड़े के शेप का ऐसा होता है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ढक्कन भी लगा होता है, तो ये अपना ढक्कन खुला रखता है, खुला रखता है। देखिए यहाँ बताया गया, चूहे मेढक कीड़े मकोड़े को खाता है ये, और इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन होता है। जो ढक्कन होता है वो भी पत्ती का ही, पूरा पत्ती का ही बना होता है। तो घड़े में एक खास खुशबू निकलती है, ठीक है, स्मेल निकलती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है, और जैसे ही कीड़ा उस पर बैठता है ना, वो ये तुरंत अपना ढक्कन बंद कर लेता है और खा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। तो आपको 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए कि घड़े जैसा होता है, खुशबू निकलती है और यहाँ पाया जाता है। अब है घरसीसर तालाब कहाँ पे? तो घरसीसर तालाब 650 साल पुराना है, जैसलमेर में। अब ये तालाब वाला सेक्शन पढ़ेंगे। अलबरूनी जो यात्री है, अलबरूनी का नाम सुना होगा आपने हिस्ट्री में, तो वो उज्बेकिस्तान से यहाँ आया था और उसने तालाबों के बारे में लिखा है। यहाँ पे जो इंडिया के ऊपर जो उसने पुस्तक लिखी थी, किताबुल हिंद, तो उसमें उसने तालाबों के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। अब है तरुण भारत संघ क्या होता है? तरुण भारत संघ क्या है, ऐसा पूछा जाएगा। तो ये एक संस्था है जो राजस्थान के अलवर ज़िले में जो तालाब हैं, जो पुराने हैं या जो नए हैं, उनको भी बनाने का काम करती है। डेड सी जो मृत सागर है, मृत सागर नमकीन है पूरा, तो आपने देखा भी होगा यूट्यूब वगैरह पे ऐसी वीडियो कि जिसमें उसमें कहते हैं कि कोई डूबता नहीं है, तैरा करते हैं। तो तैरते इसलिए हैं क्योंकि क्या होता है उसमें नमक मिला होता है, तो घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है। तो 1 लीटर में 30 ग्राम नमक होता है। आप सोच लीजिए 1 लीटर में अगर 30 ग्राम नमक डालेंगे तो कोई भी चीज़ नहीं डूबेगी ना। तो इसीलिए वहाँ पे अगर कोई भी इंसान जाता है तो वो ऊपर ही उसकी बॉडी तैरा करेगी, जीवित इंसान की। ठीक है, डांडी मार्च के बारे में पढ़ते हैं। डांडी मार्च क्या है? डांडी मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में है। डांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिस्ट्री वाला सेक्शन आ नहीं रहा है, वरना मैं बता सकती हूँ कि इसमें इनके 78 फॉलोअर्स थे और 1930 में इन्होंने तोड़ा था, वो इरविन पैक्ट होना था ना उसके बाद ही, इसी वजह से। लेकिन मेन इतना डेटा एनसीईआरटी में है तो याद रखिएगा। अब है मलेरिया। तो मलेरिया का अर्थ क्या होता है? तो मलेरिया का अर्थ होता है बुरी हवा। देखिए साइड में मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, जो मुझे बाद में कंटेंट मिला ना उसको मैंने उसी में ही मर्ज कर दिया है। तो मलेरिया क्या है? तो जानते ही होंगे, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो ये मादा मच्छर एनोफिलीज, जो फीमेल मॉस्कीटो होती है उसका नाम है एनोफिलीज मॉस्कीटो, उसके काटने से होता है, और ये भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, ये इसमें होता क्या है, इसमें ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आ जाता है। और इसकी जो ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आ जाता है, और इसमें जो दवाई है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनकोना पेड़ की छाल का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो सिनकोना पेड़ की छाल का यूज़ मलेरिया के उपचार में किया जाता है।
एनीमिया क्या है? तो एनीमिया आपका बीमारी होती है जो कि हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होती है। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। इसको रक्त अल्पता भी बोलते हैं हिंदी में, मतलब खून की कमी। तो इसमें हरी पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, है ना, और पालक वगैरह खाना चाहिए इस तरीके से। स्वस्थ शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। मच्छर के बच्चे को क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। तो पहले अंडा होता है और अंडे से फिर लार्वा बनते हैं और फिर मॉस्किटो बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पेपर में तो आया ही था कि रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया मच्छर, मतलब ये बताया था कि मलेरिया जो रोग है वो मच्छर से होता है। तो ये खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। इन्होंने क्या किया, जब बीमार हो रहे थे लोग, उनका जब खून को माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको मलेरिया के जीवाणु मिले। अब आपको यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर हुआ। हालांकि वो पैरासाइट से होता है, लेकिन ये मतलब जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया मिले मलेरिया के। और इसके लिए इनको 1902 में नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? 1902 में नोबेल प्राइज़ मिला था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे है? तो अब ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे, बछेंद्री पाल के बारे में, इसीलिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड में। रैम्पलिंग क्या होता है? तो रैम्पलिंग का अर्थ होता है पर्वत से वापस उतरने को रैम्पलिंग बोला जाता है। जब पर्वत से जब वो लोग वापसी करते हैं तो उसे रैम्पलिंग बोला जाता है। माउंट एवरेस्ट तो सबको पता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,900 मीटर। एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 8,848 है। इन्होंने 8,900 एनसीईआरटी में दे रखा था, इसीलिए मैंने इसमें लिख दिया। ये कहाँ पे मौजूद है? तो ये नेपाल में मौजूद है, और नेपाल में से सागर माथा भी कहते हैं। ठीक है, सागर माथा, ब्रह्मांड की रानी। अब बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ते हैं। तो बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट पे फतेह किया था उन्होंने। कब गई थी? 23 मई 1984 को गई थी। उन्होंने 1:07 PM पर वहाँ पे झंडा फहराया था और 43 मिनट तक उस चोटी पे रुकी हैं। संसार की ये 5वीं ऐसी महिला हुई। भारत की तो ये पहली है, लेकिन संसार की ये 5वीं महिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, गढ़वाल। ये कहाँ की रहने वाली है? तो गढ़वाल, वही उत्तर काशी, मतलब उत्तराखंड की गढ़वाल के नाकुरी गांव से बिलोंग करती हैं। इन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग की है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने ट्रेनिंग की है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग की है। और इनके गाइड का क्या नाम था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था। अब आप ये इससे क्वेश्चन आते हैं, बछेंद्री पाल के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि उनके गाइड का नाम ये था, या कुछ भी गलत दे दिया तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब है गोलकोंडा। तो गोलकोंडा कहाँ पे है? गोलकोंडा का जो किला है वो हैदराबाद में है। बाहरी दीवार पर इसके 87 बुर्ज बने हुए हैं। 1518 से 1687 तक, 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों का शासन रहा था गोलकोंडा पे। तो अगर पूछा जाता है कि गोलकोंडा का पे किसने शासन किया था, तो कुतुब शाही सुल्तानों ने किया था। अब देखिए यहाँ दे रखा है आइजैक एसिमोव लॉन्गमैन। तो आइजैक एसिमोव लॉन्गमैन ने एक बुक लिखी है। अब ये चीज़ें आपको नॉर्मल PDF में नहीं मिलेगी, मैंने एकदम बारीक से बारीक रीड किया है, उसको निकाला है। ठीक है, तो इतनी मेहनत लगी है, प्लीज़ आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस बुक इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है हाउ वी फाइंड द अर्थ इज़ राउंड। तो ऐसा आ जाएगा कि हाउ वी फाइंड द अर्थ इज़ राउंड, दिस बुक वॉज रिटन बाई तो आइजैक एसिमोव लॉन्गमैन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबको पता है, ये चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो लेकिन कब गए थे, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 1969 में इन्होंने चांद पर उतरने वाले ये पहले व्यक्ति बने हैं। सुनीता विलियम के बारे में कहा जाता है कि सुनीता विलियम से भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है कि सुनीता विलियम, एक्चुअली जो टॉपिक में जिनके बारे में बहुत ज़्यादा दे रखा है उनसे स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन पूछते हैं, कहेगा ये इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो सुनीता विलियम पहले हेलीकॉप्टर पायलट थी, फिर अंतरिक्ष यात्री बनी। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रुकने वाली ये महिला है, और इनका जो स्पेसशिप है वो पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर गया था। ठीक है, कब गई हैं? तो ये 9 दिसंबर 2006 को गई हैं। तो 2006 को गई हैं और काफ़ी समय तक रुकी हैं, मतलब 2007 तक ये वहाँ पे रुकी हैं। 2007 के कुछ महीने तक ये रुकी थी। ज़मीन के अंदर तेल की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ज़मीन के अंदर तेल जो था वो गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार तेल होता है, वही पेट्रोल और जो डीजल होता है उसकी बात की जा रही है कि इसकी खासियत क्या होती है, गहरे रंग का होता है, पहली बात तो गाढ़ा बदबूदार होता है। इसे रिफाइनरी में भेजकर इससे हमें कैरोसिन
डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और ये एलपीजी, मोम, कोल तार, गैस, ये सब मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो तेल निकलता है ना, वो गंदा गंदा सा होता है, उसकी रिफाइनिंग करके हमको सारी चीज़ें मिलती हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक, अब लद्दाख की विशेषता पढ़ते हैं। लद्दाख में कोल्ड डिजर्ट है। अब पूछा जाता है कोल्ड डिजर्ट कहाँ पे, यानी कि ठंडा रेगिस्तान कहाँ पे है? लद्दाख में है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो पूरे भारत में अगर पूछा जाए, बारिश सबसे ज़्यादा सबसे कम लद्दाख में होती है, सबसे ज़्यादा मासिनराम में होती है, जो कि मेघालय में है। यहाँ पे घर पत्थरों के बने होते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट लिखा है, क्योंकि आगे मैंने इसकी डिटेल डाली है कि इनके जो घर होते हैं वो पत्थरों के साथ साथ इनकी जो घर की जो छत ज़मीन होती है वो लकड़ी की बनी होती है। चांगपा एक जनजाति है जो लद्दाख में रहती है। ये घुमंतू लोग होते हैं जो भेड़ बकरी के झुंड घुमाते हैं। तो पूछा जाता है चांगपा क्या है? चांगपा लद्दाख की एक जनजाति है। इनके पास विशेष प्रकार की बकरी होती है जिनके बालों से पश्मीना ऊन मिलता है। तो इन्हीं जो पश्मीना ऊन की जो शॉल वगैरह आती है ना, वो इन्हीं के पास जो बकरी होती है उनसे आती है। जब ये क्या करते हैं, ये अपने टेंट को, जो टेंट बना के, क्योंकि एक जगह रुकते नहीं है तो ये टेंट बना के रहते हैं, तो टेंट के आसपास टेंट को रेबो कहते हैं। और जो टेंट होता है वो याक के बालों से बनाते हैं ये लोग। अब जो टेंट के आसपास भेड़ और बकरी रखने की जो जगह होगी ना, उसे लेखा कहते हैं। तो रेबो क्या होता है? रेबो टेंट को बोलते हैं। लेखा जो आसपास बकरी या भेड़ रखते हैं उस जगह को बोलते हैं लेखा। अब पश्मीना ऊन से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्मीना ऊन एक सॉल, जो पश्मीना शॉल होता है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। मतलब होता पतला सा ही है, लेकिन इतना गर्म करता है, मोटी नहीं होती बिल्कुल भी। ये शॉल जो होती है पश्मीना शॉल मोटी नहीं होती है। बकरियों की खास नस्ल से बनाई जाती है, वही बकरियों के बाल से बनाई जाती है। ठीक है, ये बकरियों से नहीं बनती है, तो बाल याद रखिएगा। जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं। मतलब क्योंकि चांगपा लोग जो हैं वो बहुत ऊंचाई पे रहते हैं ना लद्दाख में, तो 5000 मीटर की ऊंचाई पे रहते हैं। वहाँ की जो बकरियाँ होती हैं उनके बाल से यह बनाई जाती हैं। यहाँ सर्दियों में जो तापमान होता है वो 0 से -40 तक चला जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसी सर्दी से बचने के लिए जो उनके शरीर पर बाल आते हैं उन्हीं से ये ऊन बना लिया जाता है। लेकिन ये बाल गर्मियों में झड़ भी जाते हैं। ठीक है, ये बाल बहुत पतले होते हैं, इसीलिए तो शॉल बहुत पतला सा बनता है ना। अब यहाँ पे जो मैंने डिब्बा लिखा हुआ है, ये डिब्बा इंपॉर्टेंट है कि 6 बकरी बाल बराबर एक हमारे सिर का बाल, इतना पतला होता है। ठीक है, और एक जो शॉल की बुनाई होती है वो हाथों से होती है, इसीलिए शॉल बहुत महंगा मिलता है। एक जो बुनकर होता है वो 250 घंटे में एक शॉल बनाता है। मतलब 250 घंटे बहुत हो गए ना, 250 घंटों में एक शॉल बनता है, तो इसीलिए बहुत महंगा होता है। और ये 5000 मीटर की ऊंचाई पे मैंने बताई दिया। चांगथाम क्या है? तो चांगथाम ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग पाए जाते हैं। तो जैसे ऐसा आप सोच सकते हैं कि जो चांगपा जो जनजाति है वो चांगथाम वाली जगह पे ही रहती होगी ना, क्योंकि 5000 मीटर की ऊंचाई पे होगा और बहुत कम लोग यहाँ पाए जाते हैं, घूमते भी रहते हैं वो। तो कश्मीर में जो रोटी है वो बेकरी की दुकान से मिलती है। ब्रेड जो लोग रोटी है वो बेकरी की दुकान से लेते हैं। श्रीनगर में हाउस बोट, थर्ड वाली बुक में पढ़ा भी है कि श्रीनगर में हाउस बोट, चार चिनारी और शिकारा के बारे में पढ़ा था ना। तो हाउस बोट की विशेषता क्या होती है? ये 80 फुट तक लंबे और चौड़े होते हैं। 80 फुट याद रखिएगा। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 8 से 9 फुट होती है। 80 फुट लंबे और 8 से 9 फुट चौड़े होते हैं। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पे तैरते हैं। अब देखिए, तो हाउस बोट की बात की जा रही थी, वहाँ पे डोंगे भी होते हैं। जैसे जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऐसे डोंगे टाइप में होते हैं, वो बोट की तरह ही होते हैं, लकड़ी के, पानी में तैरते रहते हैं। उस पर आप मतलब वो लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। और अपना डल लेक, झेलम नदी में इनमें कई परिवार रहते हैं। तो ये जो देखा होगा कि वो जो डोंगे तैरते हैं या तो उसी में रह रहे हैं या तो हाउस बोट में रह रहे हैं। तो इस टाइप में जो डल लेक है वहाँ पे, वो झेलम नदी पे है। पहली बात तो झेलम नदी श्रीनगर में है, उसमें डल लेक है, वहाँ पे भी कई परिवार रहते हैं। वहाँ पे जो घर होते हैं श्रीनगर में, उनकी छतों पर खास डिज़ाइन होती है, उस डिज़ाइन को ख़त्म बंद कहते हैं। तो आता है कि ख़त्म बंद क्या होता है? तो ख़त्म बंद छतों पर जो खास डिज़ाइन बनाई गई थी या गई है श्रीनगर में, उसको हम कहते हैं। वहाँ पे जिक्सा पज़ल जैसा दिखता है। मतलब वो ऐसे ना खाँचे टाइप में बने होते हैं, तो जैसे लगता है कि वो जिक्सा पज़ल जैसा दिख रहा है। पत्थरों को काट कर घर
और ये वही श्रीनगर की सारी बात की जा रही है कि पत्थरों को काट कर घर और छत जो होती है वो ढलवा होती है। छत ऐसी बनाई जाती है, पत्थरों से बनाई जाती है पहले घर, और छत ढलवा बनाई जाती है। पुराने घर में जालीदार खिड़कियाँ होती हैं जिन्हें डब कहा जाता है। जो जालीदार खिड़कियाँ होती थी ना उन्हें डब कहा जाता है। बकरवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बकरवाल जनजाति जम्मू में। चांगपा जनजाति कहाँ थी? लद्दाख में थी। बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर। और बकरी चराते हैं गर्मियों में, इसी वजह से उनको बकरवाल कह दिया गया था। गुजरात में भूकंप आया था। गुजरात में भुज एक जगह है, वहाँ भूकंप आया था। कब आया था? 26 जनवरी 2001 को आया था। ठीक है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा भारी होकर नीचे उठती है। ये पॉइंट एक याद रखिएगा, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है कि गर्म हवा हमेशा क्या होती है? हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, ठंडी हवा भारी होकर के नीचे आ जाती है। झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इससे तो वन लाइनर क्वेश्चन आता है। झारखंड में कुडुक भाषा बोली जाती है। कौन सी? कुडुक भाषा। वहाँ के जंगलों को क्या बोला जाता है? वहाँ के जंगलों को तोरांग बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तोरांग कहते हैं। बास्केटबॉल में कितने एक्टिव मेंबर होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 एक्टिव मेंबर होते हैं। गुजरात में वान गांव एक जगह है जहां बाजरे की फसल होती है। तो बाजरे की फसल कहाँ पे ज़्यादा होती है? तो गुजरात में एक वान गांव जगह है, वहाँ पे होती है। गुजरात में मटके को उल्टा रख के एक सब्जी बनाई जाती है, उसे उधयू कहते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि उधयू क्या है, तो गुजरात में उल्टे मटके पे एक सब्जी बनाई जाती है जिसे उधयू कहते हैं। उधयू का मतलब ही होता है उल्टा। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी देखिए मैंने एक्स्ट्रा और बारीक चीज़ें ऐड की थी अपने नोट्स में। डॉक्टर मोमेंट ने 9 साल तक एक जख्मी सैनिक मार्टिन पर उन्होंने प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था 1822 में। ठीक है। जो पेट के अंदर का टेम्परेचर बताया था 30 डिग्री, वो यहीं से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने पता लगाया कि कोई भी चीज़ पेट में इतनी जल्दी क्यों पच जाती है जबकि बाहर पचने में टाइम लगता है। तो डॉक्टर बोमेंट ने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था? मार्टिन पे किया था। कब किया था? 1822 में किया था। और पेट के अंदर का टेम्परेचर उन्होंने बताया था 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कालाहांडी जिला कहाँ पे? तो कालाहांडी जिला उड़ीसा में है। यहाँ चावल की पैदावार होती है। ठीक है। कालाहांडी में आपने वो भी सुना होगा कि भूख से बहुत लोग मरते थे, अभी तो सब चीज़ें सही हैं। तो कालाहांडी उड़ीसा में है। पेट में जो रस होता है उसका नेचर कैसा होता है? अम्लीय होता है। अभी मैंने पहले भी बताया था कि पेट में जो रस है उसका नेचर अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है। उसका pH वैल्यू 1.2 होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है। अत्रेपुरम गांव कहाँ पे है? तो अत्रेपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है। यहाँ आम प्रसिद्ध है। यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? आम प्रसिद्ध है। तो जो आम पापड़ है उनको मामिडी तांड्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मामिडी तांड्रा। पुणे से कोलकाता ट्रेन से जाने पर 2 दिन समय लगता है। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों ही बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे ना इस सुरंग वाला जो क्लास 4th में था वैसे वो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा ये भी डाल दूं कि पुणे से कोलकाता जाने में 2 दिन का समय लगता है। लौह तत्व प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? यानी कि आयरन की मात्रा किसमें ज़्यादा पाई जाती है? तो आंवला में, पालक में, गुड़ में, हरी सब्जियों में पाई जाती है। औरंगजेब ने जो गोलकुंडा था ना, गोलकुंडा कहाँ पे था? हैदराबाद में था। तो औरंगजेब जो आपके मुगल में अंतिम जो शक्तिशाली मुगल रहे हैं वो औरंगजेब ही थे। तो उन्होंने गोलकुंडा जिले पर तोप से आक्रमण किया था। और गोलकुंडा का जो वो था ना, किला था, सॉरी जिला नहीं है, किला है। तो किले पर तोप से आक्रमण किया था और इतनी सिक्योरिटी उसकी अच्छी थी कि वो उनकी सेना कई दिनों तक वहाँ टिकी रही थी और सफल नहीं हो पाए थे वो। मल्लापुरम जिला कहाँ पे है? केरल में है। तो मल्लापुरम कहाँ पे है? केरल में है। ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज जिसे कांस्य बोलते हैं, ये एक एलॉय है। एलॉय मतलब मिश्रण है। किसका मिश्रण है? कॉपर और टिन का। ठीक है। एलॉय इज अ मिश्रण ऑफ, या फिर एलॉय ब्रॉन्ज इज अ एलॉय ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। उल्का पिंड क्या होता है? तो उल्का पिंड जिस टूटता तारा भी जिसे हम कहते हैं, तो ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ के संपर्क में जैसे ही ये आते हैं गिरने लगते हैं, और जब इनके संपर्क में आते हैं तो ये जलने लगते हैं। ठीक है। घर सड़ के कारण, और जब जलने लगते हैं इसी वजह से हमको लगता है कि तारा टूटा है, हम लोग कहते हैं तारा टूटा हुआ है। अडालज की बावड़ी कहाँ पे है? तो अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अहमदाबाद के पास है। ये लास्ट पॉइंट है हमारे कि सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ले भाषा में जूले का क्या अर्थ होता है? तो ले भाषा में जूले का अर्थ स्वागत होता है। जैसे आमा ले, आबा ले बताया था ना, वैसे ही जूले का अर्थ होता है स्वागत।
लद्दाख में छत, अब ये लद्दाख की विशेषता पूछी जाती है, घरों की विशेषता, क्योंकि शेल्टर है ना हमारे में थीम, इससे रिलेटेड यहीं से क्वेश्चन आएगा कि लद्दाख में छत जो होती है समतल होती है। देखिए श्रीनगर में ढालू छतें थी, असम में भी ढालू होती है, लेकिन लद्दाख में छत समतल होती है। लकड़ी की फर्श होती है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, 2 मंजिल है और निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, निचली मंजिल में जानवरों को रखते हैं, अपना पहली मंजिल में रहते हैं, और वहाँ पे कोई खिड़की नहीं होती, जानवर नीचे वाले पे रखते हैं, अपना पहली मंजिल रहते हैं, खत्म। ये है जंगल अधिकार कानून, बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगल अधिकार कानून 2007 का है। इसमें क्या कहा गया कि कोई भी आदिवासी अगर वो कम से कम 25 वर्ष तक जंगल में रहता है तो उसे वहाँ की चीज़ें यूज़ करने का हक है। कब आया था जंगल अधिकार कानून? 2007 में आया था। झूम खेती, जिसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न मतलब गिराओ और जला दो, आपको पता चलेगा ये क्यों कहते हैं। तो पहली बात, ये कहाँ पे फेमस है? मिज़ोरम में फेमस है। यहाँ जो खेती होती है वो लॉटरी से निकलती है, मतलब हर बार लॉटरी होती है और लॉटरीज में जिसका भी नाम आएगा उसको खेती मिल जाती है कि हाँ उसको खेती करनी है, अगर वो लायक है तो वो कर लेगा, नहीं है तो फिर आगे वाले को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक छोड़ देते हैं, एक फसल काटा और कुछ साल के लिए वो छोड़ देते हैं, फिर अगली ज़मीन पर वो लोग जाते हैं। तो अब उस कुछ साल में जो जंगल उग के आता है उसे अब गिरा दिया जाता है, उसे काट के गिरा दिया जाता है, उसके बाद उस जो गिराया है उसको जला देते हैं। तो जब जलाएंगे तो जो राख बनेगा वो खाद का काम करती है। देखिए ये इनके हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक हिसाब से गलत भी है, क्योंकि उसका जो हमारे पास रिसोर्स है उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है भरपूर जितना होना चाहिए। अब बताइए उसको छोड़ के चले जाते हैं, फिर कई साल के लिए छोड़ते हैं, वो भी इतने में तो फिर दोबारा खेती भी हो सकती थी ना। मुख्य फसल जो है वहाँ पे चावल होती है, वहाँ पे मुख्य फसल चावल होती है। फसल पकने पे एक त्यौहार मनाया जाता है, चिराऊ डांस। तो पूछा जाता है चिराऊ डांस कहाँ का है फेमस? तो मिज़ोरम का है, और बांस की डंडी से होता है ये डांस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये लास्ट 2 पॉइंट है बस। ग्रेगर मेंडल, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। वंशानुगत के जो पिता हैं इन्होंने ही खोज की थी कि कैसे जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं वन पर्सन टू अनदर, यानी उनके चाइल्ड में, ऑफ स्प्रिंग में। तो इन्होंने इनकी जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था 1822 में। 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, और ये मॉन्क मतलब ये बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। तो ये क्या करें, एक आश्रम में गए जहाँ पे मुनि ये बन गए थे, और वहीं पे खूब सारे पेड़ लगे थे। तो कम से कम इन्होंने 28,000 पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया था। 28,000। डेटा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, जब भी ये पैदा हुआ ये डेटा इंपॉर्टेंट है ना। अब इन्होंने जब मटर के पौधों पर प्रयोग किया, किस पे प्रयोग किया था? तो मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने देखा कि जो गुड़ होते हैं वो जोड़ियों में होते हैं, ठीक है। या तो बीज चिकना होगा या तो खुरदरा होगा, पेयर में होता है, या तो पीला होगा या तो हरा होगा, या तो लंबा होगा या बौना होगा। अब इससे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है कि कौन कौन से गुड़ थे। तो ये दो जो गुड़ हैं, चिकना, खुरदरा, पीला, हरा, लंबा और बौना। अच्छा, इन्होंने कहा क्या था मैं बता देती हूँ, 10th में है, लेकिन यहाँ थोड़ा जानना ज़रूरी है। इन्होंने कहा था जो भी गुड़ प्रभावी होते हैं वही अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। कभी भी इन दोनों का मिश्रण नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कोई बीज नहीं हो सकता जो कि चिकना भी हो खुरदरा भी हो, या तो वो चिकना होगा या वो खुरदरा होगा, 2 में से कोई एक ही होगा, वरना नहीं होगा। और पहली जनरेशन में तो हमेशा प्रभावी गुड़ ही पहुँचता है, जैसे कि जो आगे हमने टिक किया है ना, ये सारे प्रभावी हैं। चिकना होना प्रभावी है, पीला होना प्रभावी है और लंबा होना प्रभावी है। आबू धाबी की भाषा अरबी है, करेंसी दिरहम चलती है। यहाँ पे तेल और खजूर ज़्यादा होते हैं। इसका जो समय है वो हमारे समय से 1.5 घंटा ज़्यादा है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया था कि अगर यहाँ 5 बजे हैं तो आबू धाबी में कितना टाइम हुआ होगा? तो आबू धाबी में 6:30 बजे होंगे, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है ना कि हम लोगों का जो टाइम है वो ग्रीनविच मेरिडियन जो टाइम है, जो मेन 0 डिग्री वाला लंदन वाला टाइम है, उससे 5.5 घंटे आगे है। मतलब अगर वहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ 5:30 बजे होंगे, ठीक। सरकारी आंकड़े के अनुसार 1997 से 2005 तक आंध्र प्रदेश में 1.5 लाख किसान कर्ज ना चुकाने से मर गए। अब ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब मैंने डाल दिया, चाहे तो याद कर सकते हैं। अदरवाइज इस ऊपर वाले सारे इंपॉर्टेंट है कि 1997 से 2005 के बीच में 1.5 लाख किसान कर्ज से मारे गए थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको मल्टीपल टाइम सुनिए, मल्टीपल टाइम। फिर से मैं कह रही हूँ, स्पीड बढ़ाकर घटाकर आपको जैसा भी ईजी लगता है, क्योंकि यहीं से अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो कम से कम आपका केवीएस में जॉब पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।